अनुच्छेद 345 का प्रावधान क्या कहता है? भारतीय संविधान के भाग 17 राजभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 345 राज्य स्तर पर आधिकारिक भाषा या भाषाओं के निर्धारण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 346 और 347 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रचलित एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को राज्य के सभी या किसी विशेष शासकीय प्रयोजनों के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का अधिकार रखता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जब तक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करता, तब तक संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले राज्य में उपयोग हो रही अंग्रेजी भाषा उन शासकीय प्रयोजनों के लिए जारी रहेगी। ये प्रावधान भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जहां केंद्र स्तर पर हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया है, अनुच्छेद 343, लेकिन राज्यों को अपनी स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता दी गई है। संक्षेप में ये अनुच्छेद संघीय ढांचे को मजबूत करता है, जहां राज्य अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को बनाए रख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी को विकल्प के रूप में शामिल किया गया है। राज्यों की राजभाषा चुनने का अधिकार। अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है, जो भारत के संघीय चरित्र को दर्शाता है। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर राज्य में उपयोग होने वाली किसी भी भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, बंगाली आदि या हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है। यदि राज्य एक से अधिक भाषाओं को अपनाना चाहे तो वो भी संभव है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी के साथ अंग्रेजी का उपयोग। ये अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध और सैकड़ों बोलियां हैं। अनुच्छेद 345 सुनिश्चित करता है कि राज्य अपनी जनता की भाषाई आवश्यकताओं के अनुरूप नीति बना सके, बिना केंद्र के हस्तक्षेप के। उदाहरण स्वरूप तमिलनाडु ने 1969 में तमिल को अपनी एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाया, जबकि कर्नाटक ने कन्नड़ को अपनाया। यदि राज्य कोई नई भाषा नहीं अपनाता तो अंग्रेजी का उपयोग जारी रहता है, जो संक्रमण काल को सुगम बनाता है। ये प्रावधान भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी करता है, क्योंकि अनुच्छेद 350A के तहत राष्ट्रपति विशेष भाषाओं को मान्यता दे सकते हैं यदि कोई बड़ा समुदाय मांग करे। कुल मिलाकर ये अधिकार राज्यों को सशक्त बनाता है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नीति के साथ सामंजस्य बनाए रखने की अपेक्षा करता है। व्यावहारिक चुनौतियां और उदाहरण। अनुच्छेद 345 के क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक चुनौतियां आती हैं, मुख्य रूप से भारत की बहुभाषी प्रकृति, भाषाई पूर्वाग्रह और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण। एक प्रमुख चुनौती है क्षेत्रीय भाषाओं का ह्रास और हिंदी के कथित प्रभुत्व का डर, जो भाषाई विभाजन पैदा कर सकता है। दक्षिण भारत में जहां हिंदी कम बोली जाती है, ये प्रावधान अक्सर विवादास्पद रहा है, क्योंकि लोग इसे हिंदी थोपने के रूप में देखते हैं। उदाहरण के तौर पर 1960 के दशक में तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन हुए थे, जब केंद्र ने हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप तमिलनाडु विधानमंडल ने अनुच्छेद 345 के तहत तमिल को आधिकारिक भाषा बनाया और अंग्रेजी को जारी रखा, जबकि हिंदी को वैकल्पिक रखा। एक अन्य चुनौती बहुभाषी राज्यों में है, जैसे असम, जहां असमिया, बंगाली और अन्य भाषाएं हैं। यहां अल्पसंख्यक भाषाओं की सुरक्षा एक मुद्दा है और अनुच्छेद 345 के तहत अपनाई गई भाषा से असंतोष पैदा हो सकता है, जैसा कि 1960 में असम में भाषा दंगों में देखा गया। व्यावहारिक रूप से प्रशासनिक चुनौतियां जैसे दस्तावेजों का अनुवाद, कर्मचारियों की भाषाई क्षमता और न्यायिक प्रक्रियाओं में भाषा का उपयोग भी बाधा बनती हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश ने हिंदी को अपनाया, लेकिन अदालतों में अंग्रेजी का उपयोग जारी है, जो आम जनता के लिए पहुंच को कठिन बनाता है। इसके अलावा वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी की आवश्यकता हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार को चुनौती देती है। 1967 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट संशोधन ने अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक जारी रखने की अनुमति दी, जो इन चुनौतियों का प्रत्यक्ष उत्तर था। कुल मिलाकर ये चुनौतियां भाषाई सद्भाव को प्रभावित करती हैं, लेकिन प्रावधान लचीलापन प्रदान करता है। संविधान में राजभाषा प्रावधान की प्रासंगिकता। संविधान में राजभाषा प्रावधान अनुच्छेद 343, 351 की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी स्वतंत्रता के समय थी, क्योंकि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, जहां भाषा सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता का माध्यम है। अनुच्छेद 345 जैसे प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि केंद्र हिंदी को बढ़ावा दे। अनुच्छेद 351, लेकिन राज्यों की स्वायत्तता बनी रहे, जो संघीय ढांचे की रक्षा करता है। ये प्रासंगिकता भाषाई विविधता को बनाए रखने में निहित है। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय हिंदी को मातृभाषा मानते हैं, लेकिन शेष क्षेत्रीय भाषाओं पर निर्भर हैं।
प्रावधान राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देते हैं, जैसे अनुच्छेद 344 के तहत हिंदी आयोग का गठन, जो हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की सिफारिश करता है, लेकिन ये जबरन नहीं थोपता, जो दंगे और विभाजन से बचाता है। आज के संदर्भ में डिजिटल युग में भाषा प्रावधान ई गवर्नेंस, शिक्षा और न्याय तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप नई शिक्षा नीति 2020 में क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने पर जोर अनुच्छेद 345 की भावना से मेल खाता है। साथ ही वैश्विक चुनौतियों जैसे माइग्रेशन और व्यापार में अंग्रेजी की भूमिका को संतुलित करने में ये प्रावधान सहायक हैं। हालांकि क्षेत्रीय भाषाओं के ह्रास की चिंता, जैसे यूनेस्को की लुप्तप्राय भाषाएं, इन प्रावधानों को और प्रासंगिक बनाती हैं, क्योंकि वे अल्पसंख्यक भाषाओं की सुरक्षा अनुच्छेद 350A के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं। अंततः ये प्रावधान भारत की एकता में विविधता की अवधारणा को मजबूत करते हैं, जो संवैधानिक मूल्यों का आधार है।